गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से ठीक है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम सभी यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन टिश्यू, एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतु ऊतक भी हम इसे कह सकते हैं और इसे हम सभी मानव ऊतक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बेसिकली फोकस करेंगे वो आप टिश्यू के ऊपर ध्यान रखेंगे। और आप सभी को मैंने पहले भी यहाँ पर पढ़ाया है कि जब हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो जो टिश्यू होता है उसका मतलब है बहुत सारे कोशिकाओं का समूह, यानी कि सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ द सेल्स। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को ही हम सभी क्या कहते हैं, टिश्यू यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड और थोड़ा सा जो आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे हैं उन सबको मिला करके ये जो हैंड रिटन भी आपको मिल जाएगा, मतलब ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में आपको एनसीईआरटी भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। मतलब एनसीईआरटी का जो A4 साइज में पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पर करवाऊंगी। ठीक है, चलो तो करें यहाँ पर शुरुआत। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम सभी शुरुआत करते हैं, पहले नंबर पर बात करेंगे कि ये जो जंतु ऊतक होते हैं इनका क्या मतलब होता है, क्या होता है जंतु ऊतक। चलो इसे हम सभी यहाँ पर समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम लोग जंतु ऊतक के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को यह पता है कि भाई जो टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ द सेल। क्या होगी, ग्रुप ऑफ सेल्स। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह। ठीक है, इससे पहले मैंने आप सभी को यह भी यहाँ पर बताया है कि जब कभी भी हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो दोनों में ही आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हम यूनिसेलुलर के बारे में बात करते हैं, जब हम यहाँ पर एक कोशिकीय जीव जंतुओं के बारे में बात करते हैं, तो इसका यह मतलब है कि सिर्फ एक कोशिका से ही बना हुआ जंतु। तो क्या किसी यूनिसेलुलर के पास, किसी एक कोशिकीय जीव के पास क्या ऊतक होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम सभी यहाँ पर बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में। ठीक है, तो बहुकोशिकीय की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हो, तो उसी में ही आप सभी क्या देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी और वहां पर टिश्यू यानी ऊतक भी यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के आधार पर जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, जो यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर दी गई है, चलो उसे हम सभी यहाँ पर देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर कि बहुकोशिकीय जंतुओं में एक समान कोशिकाओं का समूह जब एक विशेष कार्य करने लगता है तो उसे ऊतक कहा जाता है। तो जब कभी भी हम मल्टी सेलुलर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर जीव के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी सेल्स जब मिल जाएंगी और वह कोई स्पेशल यहाँ पर कार्य करने लग जाएंगी, तो उसी को ही हम सभी क्या कहते हैं, टिश्यू के नाम से यहाँ पर जानते हैं, यानी ऊतक के नाम से यहाँ पर हम उसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, एक बात और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपसे यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि यह बताओ स्टडी ऑफ टिश्यू, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऊतक के अध्ययन को, ऊतक के अध्ययन को क्या यहाँ पर कहा जाता है, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी का यहाँ पर क्या आंसर करना होगा। तो चलो जल्दी से यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर, और आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, हिस्टोलॉजी। तो फटाफट से नोट करते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है ओरिचिमारू और एक बच्चा है प्रतीक। प्रतीक, तुम दोनों को क्या करना भाई, नरेंद्र सिंह से क्या करना है, तुमको क्या करना है? हाँ, अब तुम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये तो तुम दोनों का कमेंट होल्ड में रख दिया जाएगा। चलिए,
तो यहाँ पर हम सभी ने देखा कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, बहुकोशिकीय जीव में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ में आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कभी भी हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो जो कोशिका होती है, कोशिका का अध्ययन होता है, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हम सभी बात करते हैं यहाँ पर टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में, तो जब ऊतक का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है तो उसे हम सभी कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम सभी हिस्टोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि यह बताओ कि अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर में कितने तरह के ऊतक दिखाई देते हैं, कितने तरह के ऊतक हमें हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर यह ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले नंबर पर कि पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है यहाँ पर पेशीय ऊतक और फिर होता है यहाँ पे तंत्रिका ऊतक। तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, इस तरीके से 4 ऊतक हमारे शरीर में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई यह बताओ कि शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, 4 प्रकार के, और उनके नाम आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। और क्या क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। और हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में मतलब होगा इसका उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह किस तरीके से दिखाई देते होंगे जब इनको हम सभी माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो यह किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देते होंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इस तरह का अगर आपको संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इस तरह की संरचना क्या कहलाती है? कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि यह जो संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? ये क्या है? संयोजी ऊतक। ठीक है, इस तरह की जो संरचना यहाँ पर दिखाई देती है इसे हम सभी कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहा जाता है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी अगर आप यहाँ पर बात करें तो यह क्या है? मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, जिसको हम सभी कहते हैं यहाँ पर पेशीय ऊतक। क्या कहते हैं बेटा? पेशीय ऊतक। ठीक है, और फिर आता है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो नर्वस टिश्यू होता है इसे हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। ठीक है, और इस तरीके से 4 तरह के ऊतक आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाँ बेटा, ये एनिमल्स में भी मिलेंगे, ये ह्यूमंस में भी मिलेंगे, पर मेन आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ह्यूमन के बारे में, मनुष्यों के बारे में। ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों, समझ आ गया यहाँ पर? चैतन्य वाघ हमारे बेटा बहुत दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं, है ना? और दूसरी बात, दर्शन देते ही तुमने क्या करना शुरू कर दिया? अजीब से प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आपके ने कंकाल तंत्र नहीं पढ़ा? जैसे इस बच्चे ने पूछा है कि बॉडी में बोन नहीं होता है क्या? बेटा तुम्हारे शरीर में हड्डी है ना? तुम्हारे शरीर में हड्डी है ना? तो इसका मतलब होता है तुम ह्यूमन हो ना, तुम मनुष्य हो ना, तो बस हड्डी होता है। ठीक है, चलो तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो अब एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम सभी शुरुआत करेंगे कहाँ से? उपकला ऊतक से हम सभी शुरुआत करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू से हम सभी यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर पर कि जो उपकला ऊतक होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, वह करता क्या है। तो मोटे शब्दों में इसको समझो, मोटी मोटी बात, छोटी छोटी पर मोटी मोटी बात, क्या कि यह ना हमेशा कवरिंग बनाने का काम करता है, यह हमेशा आवरण बनाने का काम करता है, यह लेयर बनाने का काम करता है, स्तर बनाने का काम करता है, चाहे वह शरीर के बाहर की लेयर हो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर बात करें तो वह चाहे अंदर की हो। ठीक है, चाहे वो अंदर की हो। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो उपकला ऊतक सतह तथा गुहा की परत सुरक्षा या फिर अस्तर बनाने का काम करता है। तो हमारे शरीर की अगर रक्षा हो रही है या फिर हमारे शरीर में कोई भी अंग है जिसके सबसे अंदर की लेयर बन रही है, उनको बनाने की अगर आप बात करें
तो उनको बनाने का काम यहाँ पर कौन करता है? उपकला ऊतक करता है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अवशोषण करना, श्रावण करना और सुरक्षा प्रदान करना होता है, यानी एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और प्रोटेक्शन करना यहाँ पर होता है। तो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है, या फिर कुछ भी सिक्रेशन किया जा रहा है, जैसे कि एंजाइम्स निकाला जा रहा है, जूसेस निकाले जा रहे हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो कि अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकाले जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा? उपकला ऊतक दिखाई देगा। इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम भी यह यहाँ पर करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब आगे सबसे पहले बात करेंगे कि जब हम एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं, जब कभी भी हम लोग यहाँ पर उपकला ऊतक को देखते हैं, तो उपकला ऊतक के कितने प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहले नंबर पर होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वायमस, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ। सबसे पहले आता है यहाँ पर सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, जिसको हम सभी कहते हैं सरल सल्की उपकला ऊतक, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, जिसे हम सभी कहते हैं स्त्रीकृत शल्की उपकला ऊतक, ठीक है। फिर आप लोगों का यहाँ पर आता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, जिसको हम सभी कहते हैं सरल घनाकार उपकला ऊतक, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, यानी सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर आप स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, यानी कि छद्म स्तरीय स्तंभाकार उपकला ऊतक। और फिर यहाँ पे 6 नंबर पर आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम सभी कहते हैं संक्रमणकाली उपकला ऊतक, ठीक है। तो बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होती है, जिसमें कोई ना कोई छुट्टी लग ही जाती है। अब जैसे कल 26 जनवरी है ना, तो कल की भी छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए एक काम करते हैं, आज आप सभी समझो, ठीक है। आज आप सभी इन सब को समझो, बहुत अच्छे से इसको समझो। और नोट करने की बात है, कल छुट्टी रहेगी, आराम से आपको क्या करना है? क्लास को देखना है, नोट्स बना लेना है। बाकी मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा ही देती हूँ, है ना। जो भी मेरी बोर्ड की पीडीएफ होती है वो मैं आपको दे ही देती हूँ, ठीक है। तो फिर मतलब आज परेशान होने की बिल्कुल आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वह अलग अलग कई प्रकार का हो सकता है। पहले नंबर पर होता है यहाँ पे सरल शल्की उपकला ऊतक, स्त्रीकृत शल्की उपकला ऊतक, सरल घनाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, और फिर आपका आता है छद्म स्त्रीकृत स्तंभाकार उपकला ऊतक, और साथ में अगर हम बात करें तो संक्रमणकाली उपकला ऊतक, ठीक है। क्लियर है? ओके बच्चों, ठीक है, डन। चलो अब यहाँ पर ना जो प्रश्न पूछा जाता है वह कैसे पूछा जाएगा, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पर पूछा जाएगा कि ये जो भी हमने यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के उदाहरण देखे हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, शरीर में कौन से ऐसे स्थान हैं, कौन से ऐसे अंग हैं जहां पर यह पाए जाते हैं, और यह किस तरीके के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पहले नंबर पर आता है सरल शल्की उपकला ऊतक, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, देखो नाम से ही पता चल रहा है सरल, यानी कि सबसे सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्या देखेंगे कि कोई कोशिका है वो इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। जो दूसरी कोशिका है वो इस तरीके से यहाँ पे लगी है, तीसरी यहाँ पर इस तरीके से है, चौथी यहाँ पर इस तरीके से है, पांचवी यहाँ पर इस तरीके से है, और इस तरह से लाइन से आप सभी देख रहे हो कि बहुत अच्छे से कोशिका की एक परत यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, तो यह क्या है? सरल। सरल का मतलब होता है बस एक इस तरह से आपको कोशिका की एक परत यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आप सभी यह देखेंगे कि चपटी कोशिकाओं की एक सरल पंक्ति से बना हुआ
जो टिश्यू हमें दिखाई देता है, जो ऊतक हमें यहाँ पर दिखाई देता है, उसे हम सभी कहते हैं सरल सल्की उपकला ऊतक, जो सबसे क्या है, सिंपल। क्या है, जो सबसे सिंपल है, एक परत ही उसकी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि इस तरह के जो ऊतक होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह के जो ऊतक होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है कि यह रक्त नलिकाओं तथा फेफड़ों में पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप अपनी ब्लड वेसल को देखते हो, अगर आप अपनी रक्त नलिका को यहाँ पर देखते हो, तो जो रक्त नलिका होती है ना, उसमें यहाँ पर किनारे की तरफ यही ऊतक दिखाई देते हैं। यह जो किनारा जो भाग दिख रहा है रक्त नलिका का, ठीक है, उसको बनाने का काम यहाँ पर कौन करता है, यही ऊतक यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब कभी भी आप लोग फेफड़े को देखते हो तो फेफड़ा कैसा है, इस तरीके से, और फेफड़े के अंदर क्या पाया जाता है, वायु कोश यानी कि एल्वेली पाया जाता है। और जो एल्वेली होता है, जो वायु कोश होता है, वहां पर आप देखते हो गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वायु कोश होते हैं, जो एल्वेली होते हैं, वह भी किसके बने हुए होते हैं, तो आंसर करना सरल सल्की उपकला ऊतक के बने हुए होते हैं। तो सरल था ना, बहुत सिंपल था। अब देखो बेटा, अगर आप लोग आपस में बातचीत करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अभी इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले नंबर पर कि सरल सल्की उपकला ऊतक यानी कि चिपटी चिपटी कोशिकाओं का बना हुआ, यह क्या दिखा रहा है यहाँ पर, तो आंसर आपको करना है कि चिपटी चिपटी कोशिकाओं का यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एक लेयर से दिखाई यहाँ पर देती है। और यही जो ऊतक होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम कहते हैं। और ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, रक्त नलिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स और फेफड़ों में यह आपको देखने के लिए मिलेगा, वायु कोशों में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे हमारा आता है स्थिरीकृत शल्की उपकला ऊतक। ये कैसा था, यहाँ पर सरल था, एकदम सरल था। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या था, चपटी 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 कोशिकाओं की एक लाइन आपको दिखाई दे रही थी। यहाँ पर आप सभी क्या देखेंगे कि इस तरीके से एक चपटी 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 कोशिकाओं की एक लाइन तो पहले भी दिख रही थी। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 2-3 लाइन इस तरह से दिखाई देगा, 2-3 लाइन इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, लेयर बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, एक स्तर बन गया। ठीक है, लेयर यहाँ पर बन गया, एक स्तर यहाँ पर बन गया। और जो पहले इस तरह से दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर अब कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके का। ठीक है, लेयर यहाँ पर बन गई। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड, यानी लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें सबसे पहले कि स्थिरीकृत शल्की उपकला ऊतक, स्थिरीकृत का क्या मतलब है, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारी परत यहाँ पर लगी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि चपटी कोशिकाओं की बहु परत से यह ऊतक बनता है। अब बात आती है कि यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछेगा कि यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, धनंजय पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तुलिका बातचीत नहीं करना है। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि हमारी त्वचा का सबसे बाहरी भाग जो होता है, जो एपिडर्मिस कहलाता है, वह किससे बनता है, इसी तरह के ऊतक से बनता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्किन के बारे में बात करते हैं तो हमारी स्किन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, हमारी स्किन की जो सबसे बाहर की लेयर होती है, उसकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो बाहर की जो लेयर होती है वह क्या करेगी, किसकी बनी हुई होती है, इसी तरह के ऊतक की यहाँ पर बनी हुई होती है। इसके अलावा अगर हम मुख गुहा के बारे में बात करते हैं,
अगर हम ग्रास नली के बारे में बात करते हैं और साथ में वजाइना के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो सबसे अंदर का भाग होता है वह किसके माध्यम से, किसके द्वारा बना हुआ होता है? तो आंसर करना इसी ऊतक के माध्यम से बना हुआ होता है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? तो बच्चों यहाँ पर जो आपको मेन फोकस करना है वह किस पे करना है? इसके कि इसका स्थान, कि ये कहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे स्त्रीकृत शल्की उपकला ऊतक थे वह हमारी त्वचा के सबसे बाहरी भाग, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वहां पर पाया जा रहा था। और दूसरे नंबर पर हमारा जो ओरल कैविटी होता है, मुख गुहा होता है, ग्रास नली होती है, और वजाइना यानी कि जो योनि होती है उसके सबसे अंदर की जो लेयर होती है वह भी इसी से ही यहाँ पर बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आता है सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। अब इससे पहले जो दो टिश्यू हमने यहां पर देखा वह कैसी थी? चपटी 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 फ्लैट चिपटी हुई कोशिकाओं से बनी हुई थी। अब यहां पर जो हमें टिश्यू दिखाई देगा वहां पर जो कोशिकाएं लगी हैं वह कैसी हैं? क्यूब शेप की हैं, घन आकृति की हैं। घन आकृति कैसे होता है? इस तरीके का। घन आकृति कैसा होता है? इस तरीके का। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करेंगे सरल घनाकार उपकला ऊतक। अब हम यहां पर किसके बारे में बात करेंगे? सरल घना उपकला ऊतक, यानी कि सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। ठीक है, अब इनकी अगर आप बात करो तो बहुत सिंपल है। क्या? कि घनाकार आकृति की कोशिकाएं यह होती हैं। ठीक है, तो आप अगर यहां पर देखें तो आपने क्या देखा? देखो, एक ये क्या है? क्यूब, फिर दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, ऐसे घनाकार आकृति की, यानी कि क्यूब की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो छोटे छोटी बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो कैसी हैं? यहां पर क्यूब शेप की हैं, घन आकृति की हैं। और ऐसी कोशिकाओं से बना हुआ जो ऊतक हमें दिखाई देता है उसे हम सभी क्या कहेंगे? सरल घनाकार उपकला ऊतक। तो देखो क्या लिखा है? घनाकार, क्यूबाइडल। तो घनाकार आकृति की यानी कि क्यूब शेप की सेल से बना हुआ यह टिश्यू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कहां कहां पर हमें मिलती हैं। तो आप सभी को मैंने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, नेफ्रॉन की अगर आप बात करें यह किडनी में पाया जाता है। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, ठीक है, जिसको हम सभी किडनी ट्यूब्यूल्स यानी कि वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, तो नेफ्रॉन इसी से ही बना हुआ होता है। और आप सभी को यह भी पता होगा कि किडनी किसका छनन करता है? रक्त का छनन करता है, रक्त का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, और साथ में आपको यह भी यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह रक्त में पाए जाने वाले यूरिया को अलग करता है और साथ में यह मूत्र बनाता है। तो किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो मूत्र बना रहा है? और आप सभी को मैंने पढ़ाया है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन किससे यहां पर बना हुआ है? तो आंसर करना कि जो नेफ्रॉन होता है वह सरल घनाकार उपकला ऊतक से बना हुआ होता है। बेटा पूरा पूरा नाम याद करने से बेहतर है आप ऐसे याद कर लो ना, सरल घनाकार, बाकी सब तो सेम ही है ना, उपकला ऊतक। यहाँ पे याद कर लो स्त्रीकृत शल्की, यहाँ पर याद कर लो सरल शल्की, स्त्रीकृत शल्की, सरल घनाकार, ऐसे भी तो याद कर सकते हो। बस चलो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। और कहां पर पाया जाएगा? ग्रंथियों की नलिकाओं में। कहां पर? ग्रंथियों की नलिकाओं में। और कैसी ग्रंथियां, कैसी ग्लैंड्स? तो आंसर आपको करना है सीधे सीधे कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वह क्या निकालती हैं? अलग अलग तरह के जूस निकालती हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम यानी कि रस निकालती हैं। और उनकी अगर आप यहाँ पर बात करें तो उनमें आप क्या देखोगे कि इस तरह से मान लो कोई ग्लैंड है और वो इस तरीके से अपना सिक्रीशन निकाल रही है, तो इनकी जो डक्ट होती है, इनकी जो नलिका होती है, इनकी नलिका को बनाने का काम भी कौन करता है? सरल घनाकार ऊतक करता है। बस खत्म बात। ठीक है, देखो बच्चों सिंपल है। पहले नंबर पर सिंपल
एकदम सिंपल, चपटी 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 कोशिकाएं हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है यहाँ पर, चपटी 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 कोशिकाएं हैं, पर इनकी बहुत सारी लेयर है। पर क्या है बेटा, इनकी बहुत सारी लेयर है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, सरल घनाकार, यानी कि क्यूब शेप की। कैसी है ये, क्यूब शेप की, क्यूब शेप की, इस तरह से क्यूब 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 लगी हुई है, बस यही तो है। देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं जब अपनी बात करूं, जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो भी मेरे दिमाग की दही हो गई है ना। आप भी पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग का रायता हो ही गया होगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, हमें क्या करना है, उसको सिंपल बना के याद करना है, ठीक है। और बस आपको क्या याद करना है, नाम और वो कहां पर पाई जाती हैं, नाम और वो कहां पर पाई जाती हैं, बस आपको यही याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, मैम इनका फंक्शन, राहुल बता तो रही हूं मैं कि वृक्क नलिकाएं बनाती हैं। ये अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं सीमेंट के बारे में, और मैं आपको क्या कह रही हूं कि जो सीमेंट है वह खिड़की में लगा हुआ है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि वो वहां पर लगा है, वो उसको बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, बात खत्म। अब कहोगे कि नहीं इसका अलग से फंक्शन बताओ, तो ऐसा थोड़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियम, ठीक है। सिंपल कॉल्यूमनर इपिथेलियम, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब देखो यहाँ पर क्या है, सरल स्तंभाकार, स्तंभ, स्तंभ कैसे होते हैं, इस तरीके से सिलेंड्रिकल और लंबे, है ना। कैसे होंगे, लंबवत, लंबा बेलनाकार, उसी को क्या कहते हैं, स्तंभाकार, ठीक है। ओके बच्चों, अरे राहुल यूज सम कॉमन सेंस, और जो पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अब बेटा मैं यहाँ पर आपको ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ किडनी, मैं यहाँ पे आपको नेफ्रॉन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं अलग से और भी चीज एक्सप्लेन करूँ, फिर पीपीटी से कोई भी पढ़ा सकता है। अच्छा काजू, और बताइए कहाँ से आते हैं ये बच्चे, क्या कहना चाह रहा है ये काजू, क्या हो गया आज, क्या सस्ता नशा करके आए हैं क्या, हैं। चलो ठीक है, राहुल ने तो पूछा जो उसको पूछना था। तुम बताओ काजू, तुम कौन सा सुबह सुबह क्या सूंघ के आए हो यहाँ पे ना बेटा। ये जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो ना क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, सेम यही चीज मैं खान सर को भेजूंगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक। जबकि मैंने तुम्हें अभी कुछ भी नहीं कहा, इतनी मेहनत से मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आज तक मेरे इतने सारे बैचेस हो गए हैं डिफेंस में, ठीक है, इतने सारे डिफेंस में, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना। इतने सारे बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, सेलेक्टेड हो चुके हैं, कोई बदतमीजी नहीं करता। ये पता नहीं कहाँ से इंसान आया है नया, पीपीटी, और ये बेतु की बात कर रहा है, पीपीटी से पढ़ा, कोई भी पढ़ा सकता है, तो भाई तू पढ़ा ले फिर। आज पता नहीं कहाँ से बच्चे कूद कूद के बाहर निकल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा बेटा। ये जो है ना, इसको पढ़ाने के लिए अच्छे खासे टीचर्स की भी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। और जबकि मैं आपको इतना सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके, सही बात है तुषार, बिल्कुल। ठीक है, हैंड दोबारा गाए, ठीक है। कमेंट ऑफ कर दूं? अरे बच्चों मैं इसलिए ऑफ नहीं करती हूँ कि पता लगा कि कभी वॉइस ही नहीं आ रही है, फिर तुम लोग पता लगा पढ़ ही नहीं पा रहे हो, इसी वजह से। बच्चों पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई कर लो, ठीक। चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो स्तंभाकार, स्तंभाकार का क्या मतलब होता है, अगर आप देखो तो इस तरीके से लंबे और सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है, इस तरह से लंबे और बेलनाकार कोशिका,
तो एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई, तीसरी कोशिका ये हो गई, और इस तरीके से आप सभी यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यह सारी कोशिकाएं इस तरीके से लगी हुई हैं। और जब यहाँ पर ऊतक बनके तैयार होगा तो उसे हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल यह यहाँ पर है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऊतक आपको दिखाई देगा और एक लेयर यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक, अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर बात आता है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जब हम सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक के बारे में बात करते हैं तो यह कहां पर पाई जाती है, यह कहां पर पाई जाती है। अब एक बच्चा बार बार पूछ रहा है मैम इसके काम बता दो, काम बता दो। बेटा मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मैंने काम ना ऑलरेडी उपकला ऊतक का बताया हुआ है आपको। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो जाती है कि रामायण खत्म हो गई और आपको पता ही नहीं है कि सीता माता कौन है। पहले ही बता रखा है मैंने यहाँ पर काम उपकला ऊतक का, कि जो उपकला ऊतक है वह उसका क्या कार्य है, क्या लिखा है कार्य, हिंदी में फंक्शन, इंग्लिश में क्या है इसका कार्य, क्या है इसका फंक्शन, अवशोषण करना, सिक्रीशन यानी स्राव करना, और क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना। पहले से ही बता दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है चैतन्य, चलो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब इस तरह की कोशिकाएं आपको यहाँ पर लाइन से लगी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ऊतक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर आपको करना है आंतों की परत बनाने का कार्य यहाँ पर करता है। क्या करता है बेटा, यहाँ पर आंतों की परत बनाने का काम यहाँ पर करता है। तो अगर आप अपनी बड़ी आंत और छोटी आंत को देखते हो तो बड़ी आंत और छोटी आंत में जो इस तरह से लाइनिंग होती है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, उसको यह बनाने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, सिंपल है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, यानी कि पक्षमाभ स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब यहाँ पर ना एक नया शब्द आ रहा है, वो क्या है, सिलिएटेड यानी कि पक्षमाभ। इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि जब हम कभी भी सीलिया के बारे में बात करते हैं तो सीलिया का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे से बाल। क्या मतलब होता है, छोटे छोटे से रोए, छोटे छोटे से बाल। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्तंभाकार उपकला ऊतक, यानी कि स्तंभाकार उपकला ऊतक होगा पर ऊपर की तरफ हमें एक साइड पे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे से इस तरीके से हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, बाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो है ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, पक्षाभ, इसी को ही हम सभी यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ब्रुश या बाल या सिलिया जैसी संरचना इसके एक किनारे पे आपको इस तरह से दिखाई देती है और इसी को हम सभी कहते हैं सिलिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं कि यह कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यह स्पर्म डक्ट में पाए जाते हैं, यानी कि शुक्राणु नली में यह पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो शुक्राणु नली होती है वह क्या होती है, वास डिफेंस, आपको मैंने पढ़ाया है। और जो भी यहाँ पर शुक्राणु होता है, मैम इसी में स्यूडोपोडिया भी आएगा। बेटा स्यूडोपोडिया अलग चीज होती है ना, स्यूडोपोडिया अलग चीज होती है, वो तो आपको अमीबा में दिखाई देगी या फिर WBC में दिखाई देती है। ठीक, सीलिया हमारे नोज में भी होती है। हाँ बेटा बिल्कुल होती है। ठीक है, तो देखो वही चीज आप देखो पहले जो पढ़े हो ना, वही सारी चीजें इसमें ऐड करके आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो किसके बारे में, शुक्राणु नली के बारे में, तो शुक्राणु नली की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, स्पर्म डक्ट की अगर आप बात करते हैं, तो यह क्या हो गया, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होता है वह क्या करता है कि जब टेस्टिस यानी कि वृषण में शुक्राणु बन जाते हैं तो उसको ऊपर लेके जाता है। तो एक मान लो कि किसी भी चीज को ऊपर लेकर के जाना है, तो इस तरीके से अगर ब्रश जैसी संरचना इसमें लगी है, बाल जैसा, सीलिया जैसी संरचना इसमें लगी है, तो वो क्या करेगा, स्पर्म को ऊपर भेजेगा, है ना। इसी तरीके से जब हम श्वसन नली यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं,
अपनी वायु नलिका यानी ट्रेकिया के बारे में बात करते हैं, ब्रोंकाई के बारे में बात करते हैं, या आप अपने नोजल कैविटी, जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा याद दिलाया कि हमारे नोज में यह पाया जाता है, तो वहां पर वो क्या कर रहा है, पहले नंबर पर तो छानने का काम कर रहा है, जो भी वायु हम ग्रहण कर रहे हैं उसको छान रहा है, और दूसरा साथ में अगर आप अपनी वायु नलिका यानी ट्रेकिया को देखते हो, विंड पाइप को देखते हो, या फिर ब्रोंकिया को देखते हो, तो वह क्या काम करेगा, हवा को आगे बढ़ाने का काम करेगा, है ना। इसी तरीके से चलो आगे समझते हैं। अब बात करते हैं डिंब वाहिनी यानी ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है, फोलोपियन ट्यूब को ही हम सभी ओविडक्ट के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। और जो ओविडक्ट होता है यानी फोलोपियन ट्यूब जो होता है वह क्या करेगा, तो आंसर आपको यहाँ पर करना है सबसे पहले नंबर पर कि जब हम ओवरी के बारे में बात करते हैं तो ओवरी में एग बना, ओवरी में अंडा यहाँ पर बना, अब वह अंडा यूट्रस में पहुंचना चाहिए, ठीक है, या बाहर निकलना चाहिए, किससे, ओवरी से। तो फोलोपियन ट्यूब में अंदर की तरफ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा, इस तरह का ऊतक दिखाई देगा जिसमें सीलिया है। तो वह क्या करेगा यहाँ पर कि इस अंडे को बाहर निकालेगा, इस अंडे को ढकेल ढकेल के इस तरह से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यही क्या है आपका सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सिंपल है बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ पर ना अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक खिड़की है, ठीक है, खिड़की में नीचे की तरफ कचरा है, अब वो कचरा झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से नहीं निकल रहा, पेन घुसा के मैं ऐसे कर रही हूं, नहीं निकल रहा। लेकिन अगर मैं एक सूखा ब्रश ले लूं और इस तरीके से करूं, है ना, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से करूं, तो क्या होगा, वहां से कचरा बाहर निकलेगा इस तरीके से, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से शुक्राणु के लिए, हवा के लिए, या अगर नेजल कैविटी की बात कर रहे हो तो कचरा के लिए, डिंब वाहिनी की अगर बात कर रहे हो तो जो ओवम होता है यानी कि जो अंडा होता है उसके लिए क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है इस तरीके से। बस यही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट अब यहां पर आता है कि इससे पहले हम सभी ने क्या पढ़ा था, सिंपल घनाकार यानी कि सिंपल क्यूबाइडल पढ़ा था। लेकिन अगर हम यह देखें कि इसकी बहुत सारी यहाँ पर क्या बन जा रही है, लेयर बन जा रही है। अगर हम यहाँ पर क्या देखें कि लेयर बन जा रही है, जैसे एक क्यूब, दूसरे क्यूब की लेयर, चौथे क्यूब की लेयर, पांचवें क्यूब की लेयर, तो उसको हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको हम सभी यहाँ पे कहेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो देखने में यह कैसी लगती है, स्तरीकृत लगती है, लेकिन यह नीचे से यहाँ पर एक साथ जुड़ी हुई होती है। तो आपको जो मेन फोकस करना है ना बच्चों, वो क्या करना है कि टिश्यू का नाम आपको याद होना चाहिए और वो कहां पर पाई जा रही है यह आपको यहाँ पर याद होना है, बस यही आपको याद करना है। तो ये कहां पर पाया जाएगा, श्वसन उपकला यह बनाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यह भी आपके श्वसन मार्ग में मिलती है, ये भी आपके श्वसन मार्ग में मिलती है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो धूल, रोगाणु, एलर्जी जिनसे भी बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम यही यहाँ पर करती है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो थी ये क्या कर रही थी, हवा को ऊपर नीचे कर रही थी, ठीक है, और ये डस्ट को भी रोक रही थी लेकिन हवा को यहाँ ऊपर नीचे कर रही थी। लेकिन अगर आप इनके बारे में बात करें तो यह स्पेशली क्या काम करेगा कि नाक में घुसने वाली धूल है, नाक में घुसने वाले रोगाणु हैं, नाक के माध्यम से एलर्जी पैदा कोई अगर कर रहा है तो उसको बाहर निकालने का काम ये यहाँ पर करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी कि संक्रमणकालीन उपकला ऊतक। अब ट्रांजिशन या कह सकते हो संक्रमणकालीन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ऊतक जो खिंचाव महसूस कर रहा है फिर वापस अपने स्थान पे आ रहा है, खिंचाव महसूस कर रहा है फिर वापस अपने स्थान पर आ रहा है, ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी हो काफी ज्यादा। तो इस तरह के ऊतक को हम सभी संक्रमणकालीन ऊतक कहते हैं, यानी कि खिंचाव और फैलाव हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे
कि यह क्या करता है यहाँ पर कि भाई खिंचाव महसूस हो, इलास्टिसिटी यहाँ पर महसूस हो। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि यह मूत्राशय का स्तर बनाता है, यानी कि यह मूत्राशय की जो लाइनिंग होती है ना उसको ये बनाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने जब पानी पिया, मूत्र बना, ठीक है, और मूत्र बनने के बाद आप क्या देखोगे कि मूत्राशय में जाकर के, यूट्रस में जाकर के मूत्र थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, ठीक है। तो जब आप वहां पर देखते हो कि मूत्र स्टोर हो जाता है, तो आप देखना कि जो मूत्राशय होता है वह थोड़ा सा कैसा लगता है, यहाँ पर अपने आकार में बढ़ा हुआ लगता है। और जैसे 3/4 भर जाता है, 3/4 भर जाता है, 3/4 यहाँ पर भर जाता है, वैसे हमें क्या सेंसेशन होता है कि हमें मूत्र करने जाना है, ठीक है, हमें मूत्र करने यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मूत्राशय की जो दीवार होती है उसको बनाने का काम कौन करता है, यही ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर करता है, ठीक है। चलो मैम सिलेबस कितना प्रतिशत हो गया है बेटा, 92% सिलेबस हो गया है, ठीक है, उससे ज्यादा ही हो गया है। अगर मुझको मैराथन क्लास करने के लिए मिल जाए तो 5-6 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। पर दिक्कत क्या होती है बेटा कि आपकी क्लास होती है 45 मिनट्स की, फिर उसमें आ जाते हैं काजू बादाम, कच्चा बादाम, इस तरह के लोग जिनकी अक्ल कहाँ पर होती है वो आपको पता ही है, ठीक है, बिना सिर पैर की बात करना। तो 1-2 बार हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि आप छोटे बच्चे हो, 11th क्लास के, 12th क्लास के, आपको किस तरह से वो चीजें सिंपली समझ आएंगी, उस पर हम काम करते हैं। ये हम लिख करके खुद तैयार करते हैं कि आपका समय यहाँ पर बचे, ठीक है। और रही बात पीपीटी की, तो बेटा पीपीटी की अगर बात होती है ना तो गूगल से कॉपी पेस्ट करके भी पीपीटी बहुत शानदार बन सकती है, एनिमेटेड बन सकती है, खूबसूरत खूबसूरत चीजें, 3-4 शायरी मार देती मैं यहाँ पे, है ना, 3-4 मोटिवेशनल की बातें कर देती मैं यहाँ पर, और आपका सिलेबस ना 20-25 दिन में खत्म कर देती। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या मेरे शायरी बोलने से, क्या मेरे इस तरह से कच्चा बादाम करने से क्या होगा, क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि अगर 45 मिनट की क्लास हो रही है पर आप सभी बहुत अच्छे से अगर पढ़ लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो सिलेक्शन निश्चित है। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा उसमें हम सभी फिर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बोला है यही बात कि अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, यही समय है थ्योरी पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में 5 या 10 फरवरी से क्या करूंगी, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स यही सब करवाऊंगी, ये मैं सोच करके यहाँ पे चली हूँ। लेकिन वही है कि बच्चों को कच्चा बादाम से, काजू किशमिश से फुर्सत नहीं मिल रही है, नाम है काजू लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है, ढेले भर की। चलो हो गया यहाँ तक, चलिए अब आगे सबसे लास्ट। तो जब कभी भी हम यहाँ पर उपकला ऊतक के बारे में बात करते हैं तो सबसे लास्ट जो यहाँ पर आता है वो है हमारा ग्रंथीय उपकला ऊतक, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पर ना सबसे सिंपल मतलब है यहाँ पर पहला ग्रंथीय, और आप सभी को पता है कि जो ग्रंथि होती है, ठीक है, जो ग्रंथि यहाँ पर होती है उसमें आप सभी देखेंगे कि वह एंजाइम निकालती है, वो हार्मोन निकालती है, वो अलग अलग जूसेस यहाँ पर निकालती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथीय, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो उपकला ऊतक होता है ना वो अंदर की तरफ इस तरीके से, या अंदर की तरफ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, या फिर अंदर की तरफ इस तरीके से, कई बार वो मुड़ जाता है, अलग अलग आकृति के आधार पर वो मुड़ जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। और क्या करने लगता है कि भाई बहुकोशिकीय तो है ही, और वह कई बार यहाँ पर अलग अलग रसायन भी निकालने लग जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्रंथीय उपकला ऊतक, ठीक है। तो अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर जल्दी से रिवाइज करते हैं जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार शांत हो जाएंगे, जिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया अब समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पहले नंबर पर। तो सबसे पहले में आज हम सभी बात कर रहे हैं ऊतक के बारे में, ठीक है। ऊतक की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए समूह को हम सभी ऊतक यानी कि टिश्यू कहते हैं,
ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको समझाया कि जब कभी भी हम ऊतक का अध्ययन करते हैं, जब कभी भी हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, तो उसे हम सभी हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। जंतु जानवरों की बात करो या मनुष्यों के बारे में बात करो, अगर हम मनुष्यों के बारे में बात करेंगे, जंतु जानवरों के बारे में बात करेंगे, तो जो जंतु जानवर होते हैं उनमें और हम में मनुष्य में 4 तरह के ऊतक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका। आज की क्लास में हम सभी ने क्या पढ़ा है? उपकला, ऊतक। ये सब तो बहुत इजी है, 2 मिनट में समझ जाओगे जो नेक्स्ट क्लास होगी। तो यहां पर बात करते हैं उपकला ऊतक। उपकला जो ऊतक होता है वह क्या करता है? सतह बनाने का काम करता है। जैसे आपका कोई भी ऑर्गन है, कोई भी अंग है, ठीक है, या आपका शरीर है, आपके शरीर का आवरण कौन है? आपकी स्किन, आपकी त्वचा। तो आपकी त्वचा किससे बन रही है? एपिथेलियल से। त्वचा आपको सुरक्षा देती है? हाँ बिल्कुल देती है। और साथ में आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बहुत सारे सिक्रेशन जैसे कि हार्मोन्स, एंजाइम्स, जूसेस, इन सब की अगर हम बात करें तो ये सब किससे निकलता है? ग्रंथि। तो ग्रंथि को बनाने का कार्य भी यही यहाँ पर करता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है वो है सरल शल्की ऊतक, सिंपल स्क्वैमस। स्क्वैमस का क्या मतलब होता है? चपटा। कैसा? चपटा। तो जब चपटी चपटी कोशिकाओं से, अरविंद अभी जो एपिथेलियल चल रहा है बेटा वो पढ़ लो पहले, आपको आप कनेक्टिव टिश्यू जानना है, एक दिन का इंतजार कर लो। ठीक है, देखो यहीं से क्लास डिस्टर्ब होती है कि जो अभी चल रहा है वो नहीं समझना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा? सबसे पहले कि चपटी चपटी कोशिकाओं से की एक परत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी लड़की का क्या आया कि मैम कनेक्टिव टिश्यू का मतलब। दूसरा क्वेश्चन आया मैम हार्ट ब्रेक कैसे होता है। तीसरा और करो 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 अरविंद, वी आर वेटिंग फॉर इट, करो। अब इसके बाद यही बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे मैम कोर्स कब कंप्लीट होगा, मैम समझ नहीं आया। कैसे समझ आएगा बेटा आपको? आज इतनी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी तक तो ठीक चल रहा था, 1-1.5 महीने से तो क्लास एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा था खूब पढ़ने और पढ़ाने में भी। आज क्या हो गया? क्या खा के आए आज सभी बच्चे? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरल शल्की ऊतक के बारे में, तो चपटे 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 इस तरह से कोशिकाओं की आप सभी क्या देखोगे? इस तरह से चपटे चपटे कोशिकाओं की से बना हुआ ऊतक आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, एक पंक्ति ही यहाँ पर दिखाई देती है। ये कहाँ पर पाई जाएगी? रक्त नलिकाएं बनाएंगी ये। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो वायु कोश होते हैं, जो एल्विली होते हैं, उनको भी बनाने का यह कार्य यहाँ पर करता है। ये काजू को ब्लॉक नहीं किया आपने, करिए इसको ब्लॉक। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका क्या मतलब हो गया? तो चलो समझते हैं। स्थिरीकृत, स्थिरीकृत का क्या मतलब है कि पहले हमने चपटी 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 कोशिकाएं देखी थी, ठीक है, और एक लेयर देखी थी। ठीक, अब यहां पर हम क्या देखेंगे? बहुत सारी लेयर। यहां पर हम सभी क्या देखेंगे? बहुत सारी लेयर। ठीक, और ये कहां पर पाई जाती हैं? हमारे स्किन का एपिडर्मिस बनाती हैं, मुंह में ग्रास नली, और साथ में जो हमारा वजाइना होता है उसके अंदर की लेयर ये यहाँ पर बनाती है। हाँ, ये चैतन्य ही काजू है, मुझे समझ आ गया है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है वो है क्यूबाइडल, यानी क्यूब शेप की यह आकृति का होता है। यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं होंगी वह कैसी होंगी? क्यूब शेप की होंगी। और कैसी होंगी? यहाँ पर सिर्फ एक लेयर होगी। इस तरीके से एक लेयर आपको यहाँ पर इसकी देखने के लिए मिलेगी। ये क्या बनाएंगी? वृक्क नलिकाएं यानी कि नेफ्रॉन, और साथ में ही बाह्य श्रावी ग्रंथियों को बनाएंगी। नेक्स्ट आएगा स्तंभाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभाकार। ठीक, यह आंतों की परत बनाएंगी। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर सिलिएटेड, स्तंभाकार होगा पर ऊपर की तरफ आपको सीलिया दिखाई देगा। शुक्राणु नली, श्वास नली, डिंब वाहिनी, ये सब इसी से ही यहाँ पर बनेंगी। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इनकी अगर आप बात करो तो यह श्वसन मार्ग बनाएंगी, धूल, रोगाणु तथा एलर्जी से हमको यहाँ पर बचाएंगी। नेक्स्ट आएगा संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन जो होंगी वह मूत्राशय बनाएंगी, ताकि मूत्राशय जो है
मूत्र ना निकले, मूत्राशय जो है वो फैले, ठीक है, और मूत्र करने के बाद वापस अपने स्थान पर आ जाए। और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है ग्रंथि, जो कि ग्रंथियां यहाँ पर बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम सभी इतना ही रखेंगे। और बेटा नेक्स्ट क्लास अगर होगी सैटरडे को, क्योंकि कल तो छुट्टी है 26 जनवरी की, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर परसों किसी ने भी चू चू पू पू किया तो तुम्हें पता है कि फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ। खैर आज तो मैं बहुत ही गुस्सा हो गई हूँ, लेकिन इससे ज्यादा वाला ज्वालामुखी वाला गुस्सा अगर मुझे आया तो जिन बच्चों ने क्लास डिस्टर्ब अगर करेंगे उन सभी का स्क्रीनशॉट मैं खान सर के पास भेजूंगी, और फिर उसके बाद पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा या कॉल किया जाएगा। तुम्हारा रजिस्टर्ड नंबर तो है ही, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची बार बार पूछ रही थी यहाँ पर कि मैम फेरोमोन्स क्या होते हैं। बेटा फेरोमोन्स की अगर आप बात करते हो तो जो फेरोमोन्स होते हैं वह देखो 3 चीजें होती हैं। पहली होती है हार्मोन्स, ठीक है, आप सभी को मैंने हार्मोन्स पढ़ाया है, आप सभी को मैंने एंजाइम्स भी पढ़ाया है। और साथ में फेरोमोन्स की अगर आप बात करते हो तो कई बार जंतु जानवरों के शरीर से निकलने वाली एक कह सकते हो सिक्रीशन, एक श्राव जो कम्युनिकेशन का कार्य करती है, उसको हम सभी फेरोमोन्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स बेटा वो होते हैं जो आपके पेड़ पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम सभी फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, चलो, और एक बात और मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ कि बेटा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना तो लास्ट में मैं आपको कम से कम 10 मिनट का समय देती हूँ, 5 से 10 मिनट, ठीक है, तो उस टाइम पे आप सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं बच्चे कल तो ऑफिस ही बंद रहेगा तो मैं क्लास कल नहीं ले पाऊंगी, तो फिर इसके बाद जो क्लास होगी वो आपकी सैटरडे को होगी। ठीक है, चलो, हाँ, भारत माता की जय। चलो ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तुम्हारी क्लास में इतनी खुशी खुशी आती हूँ मैं पढ़ाने के लिए, और आज देखो क्या क्या कर रहे हैं बच्चे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं अब हम सभी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे, और हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।